नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका है। अब कौन रूल करने वाला है? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? डायरेक्टली रूल करेगी। ऐसा क्या हुआ 1858 में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट लाना पड़ा ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या कर सके? डायरेक्टली रूल कर सके इंडिया में। 1858 से पहले यानी कि 1857 में क्या होता है? एक रिवोल्ट होता है, काफी फेमस रिवोल्ट है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट होता है। इस रिवोल्ट को कौन करते हैं? इंडियंस करते हैं। लेकिन ये रिवोल्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ब्रिटिशर इसको क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति थी इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर भी कहा जाता है। अब बहुत सारे इशू थे। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी, उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। तो कुल मिला के क्या है कि उनका जो इंटरफेरेंस था वो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब पर्सनल लाइफ में कैसे बढ़ गया था? उनके कल्चर्स में ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे। उस समय पे विडो रीमैरिज का कंसेप्ट कौन लेके आए? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिशर अंग्रेज लोग लेके आए। इन्होंने कहा कि भाई हम आपके बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे। इसके अलावा अब एक गांव का आदमी है, उस समय पे उसको इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि वो सोचता था कि ये भी इनको क्या कर देंगे? अंग्रेजी बना देंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इंडियन आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में है तो वो बियर्ड नहीं रख सकता था, दाढ़ी नहीं रख सकता था, तिलक नहीं लगा सकता था। ऐसा कभी कभी किया जाता था कि जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे उनको कभी कभी समुद्र के पार भेज दिया जाता था। और ऐसा उस समय पे मान्यता थी कि अगर आप एक बार समुद्र पार करके किसी दूसरी राज्य की सीमा में चले जाते हैं तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसीलिए 1857 की जब क्रांति होती है और देखते हैं कि जो ब्रिटेन में सरकार बैठी है, अब उसको एक बात समझ में आ जाती है कि इंडिया में अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अब पूरी तरह से काम करने में सक्षम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें खुद ही वहां पे जाना पड़ेगा और खुद ही हमें क्या करना पड़ेगा? रूल करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। अब कुल मिला के बात यह है कि ये जो एक्ट आता है ये बेसिकली में एंड कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। मैं यहाँ पे मोनोपोली की बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे पिछले एक्ट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों क्या है? अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही एंड हो जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से इंडिया छोड़ के चली जाएगी। जो ब्रिटिश क्राउन है या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अब क्या करेंगे? यहाँ पे राज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब आपके माइंड में डाउट होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी तो उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को अपने अंडर लिया था, कब्जा किया था। तो उन टेरिटरी का अब क्या होगा? तो ये जो इंडियन टेरिटरी होंगी, इंडियन टेरिटरी टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो अब वो सारी की सारी इंडियन टेरिटरी गवर्न होंगी किसके नाम पे? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। इतना क्लियर हो गया? इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये एक्ट आया था ना तो उस समय पे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे। जैसे मान लीजिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करता हूं और ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलेगी। अब मुझे बताओ मेरी जॉब का क्या होगा? मेरी सैलरी का क्या होगा? मेरे अलाउंसेस का क्या होगा? ऐसा भी था कि बहुत सारी ट्रीटी हुई पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और प्रिंसली स्टेट के बीच में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा रही है, जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उनके माइंड में डाउट था कि भाई अब ये जो हमने ट्रीटी की है, अब अंग्रेज सरकार आ गई है डायरेक्ट काम करने के लिए इंडिया में, तो अब हमारी ट्रीटी का क्या होगा? तो उस समय पे क्या होता है? एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन लाया जाता है। जितने भी डाउट्स थे क्वीन का प्रोक्लेमेशन लाया जाता है। इलाहाबाद में एक दरबार सजता है। उस दरबार में जो वाइसरॉय साहब थे वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि भाई ये जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन है आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। अब हम आपके रिलीजियस मैटर में, हम आपके कल्चर मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? हम इंडियंस को सपोर्ट करेंगे कि आप आइए हमारी सेना में काम कीजिए और जो बाकी सर्विसेज हैं उनमें भी आप काम कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी भेदभाव यानी कि पार्शलिटी नहीं होगा। इसीलिए ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट क्यों कहते हैं? तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री बताया कि जितने भी लोगों के मन में डाउट थे उसको सोल्व करने के लिए एक दरबार सजाया जाता है इलाहाबाद में और वहां पे
क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है वो सुना दिया जाता कि भाई हम आप लोगों की भलाई के लिए, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। इसीलिए ये जो एक्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बाकी हम चीजें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, कंट्रोल में क्या चेंज हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपको पता था कि पिछले एक्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास अब पोस्ट जो है वो क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये जो एक्ट है 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इस एक्ट के आने के बाद अब इस पोस्ट का जो नाम है वो बदल दिया जाता है और ये जो पोस्ट है वो क्या बनती है, वाइसरॉय बन जाती है। अगर आप कहेंगे सर आप ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, दोस्तों मैं आपको टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अभी 2024 में आपके पास एक पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट कहां से बनी, वो एक्चुअली में यही थी, ये जो वाइसरॉय थी ना, ये वाइसरॉय की पोस्ट ही क्या बन जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाती है। आपको मालूम होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है, तो उस समय पे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट पहले वाइसरॉय हुआ कर, मतलब पोस्ट का नाम वाइसरॉय होता था और उससे पहले इस पोस्ट का नाम क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो ये जो हिस्ट्री है ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जो इवोल्यूशन है प्रेसिडेंट की पोस्ट का वो कैसे कैसे हुआ है। अब क्या होगा, जो भी उस समय पे यानी कि 1858 में जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो भी बंदा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो क्या बन जाएगा, वो पहला वाइसरॉय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहला वाइसरॉय। और उस समय पे कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्या बन जाते हैं, ये पहले वाइसरॉय बन जाते हैं जो कि इंडिया में क्या करेंगे, इंडिया में रहेंगे, इंडिया में काम करेंगे और ब्रिटिश क्राउन को ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जब ये एक्ट लेके आते हैं 1858 का, तो वो इस ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब हमने यहां पे एक और पोस्ट बना दी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो बंदा है ये कहां पे बैठेगा, इंडिया में नहीं बैठेगा, बल्कि ये कहां पे बैठेगा, ये बैठेगा ब्रिटेन में। जैसे पहले हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने होते थे, 24 होते थे, लंदन में बैठते थे। उसके बाद उनकी संख्या को घटा के कितना कर दिया, 18 कर दिया। उसमें से भी 6 पोस्ट कहां से आती थी, 6 मेंबर नॉमिनेशन से आते थे। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया है और इसके साथ साथ 15 मेंबर्स की, इसके साथ साथ 15 मेंबर की क्या रहेगी, एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी, ताकि वो क्या कर सके, इसको गाइड कर सके। तो ये मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज है, कंट्रोल में क्या क्या चेंज है। उसके अलावा अगर मोटी मोटी बात देखी जाए तो कुल मिला के ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर देता है। और जो क्राउन रूल है अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्ट आते हैं। 1857, अब मैंने यहाँ पे 1857 क्यों लिया है, 1857 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होता है। 1857 के बाद क्या होते हैं, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली क्या करता है, रूल करता है इंडिया में। तो ये क्राउन रूल, अगर आपसे पूछा जाए कि क्राउन रूल कहां से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली 1857 से लेके 1947 अब ये क्राउन रूल आ जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, पूरी तरह से इंडिया छोड़ के चली जाती है। और अब यहां पे कौन रूल करेंगे, ब्रिटिश क्राउन रूल करेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव रूल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये 3 काउंसिल एक्ट हैं, इन तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। 1861 के काउंसिल एक्ट में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो चेंजेस डिस्कस करने से पहले हम एक बार बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है सन 1600 में, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट करती है। कहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में। कैसे जमाएगी, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश सरकार जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है। कहां पे, 1773 में, ठीक है। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी कि 1600 में कंपनी एंट्री मारती है और 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला लॉ आता है।
अब उसके बाद आपको पता होगा कि 1857 में क्या होता है, 1857 में क्रांति होती है, रिवोल्ट होती है। और इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी उसको एक बात पता चल जाती है कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं है, अब ये रूल इंडिया में नहीं कर सकती, अब यहाँ पे मारकाट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सबसे बढ़िया ये है कि अब हमें क्या करना होगा, इंडिया में आना होगा। और हम इंडिया में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही हम राज करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, भाई आप लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया। तो ये तो बात होगी दोस्तों इसकी हिस्ट्री की। इसके बाद आपने देखा था कि अभी मैंने रिसेंटली आपको 1858 का एक्ट पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट में ऐसा क्या था कि जो पहले वाले एक्ट में नहीं था। ये तो आपको पता ही था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पोस्ट का जो नाम है उसको चेंज कर दिया जाता है और ये पोस्ट अब क्या बन जाती है, वाइसरॉय बन जाती है। और ये वाइसरॉय कहां पे रहेगा, कहां पे काम करेगा, ये काम करेगा इंडिया में, ठीक है। अब ये रहेगा, इसके साथ साथ क्या रहेगी, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। अब इंडियन से पूछा गया कि भाई आप लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, अब आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। तो ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या होते हैं, इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं कुछ इंडियंस को, कहां पे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखो इनको बोला जाता है एडिशनल मेंबर्स। क्या बोला जाता है, एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स ऑफिशियल भी होते थे, नॉन ऑफिशियल भी होते थे। अब ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स कौन से होते थे, जो मिलिट्री अफेयर्स देखते थे, सिविल अफेयर देखते थे। तो उनमें तो भाई ऐड कर नहीं सकते थे, नॉमिनेट नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, एडिशनल में जो नॉन ऑफिशियल है उसमें क्या किया, उसमें इन्होंने अपने बंदों को ऐड किया। अब वो कौन कौन से बंदे थे, वो थे 3 बंदे, एक था राजा ऑफ बनारस, एक था महाराजा ऑफ पटियाला और एक था सर दिनकर राव। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि साहब ये 3 बंदे किसने नॉमिनेट किए हैं, वाइसरॉय ने। तो ये वाइसरॉय के खास रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं, ये अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों को नॉमिनेट किया गया, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। तो ये क्या है, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं। क्या ये वोटिंग कर सकते हैं, नहीं, इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ जाके बैठ के देख सकते हैं कि भाई वाइसरॉय किस तरह से कानून बना रहा है, ठीक है। तो इनके पास अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी पावर नहीं थी। दूसरी बात, अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते थे उनमें कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं होता था। यानी कि बजट से पैसे का जहां पे रेवेन्यू का मामला आ जाता है, फाइनेंस का जहां पे मामला आ जाता है, बजट का जहां पे मामला आ जाता है, तो वहां पे इंडियंस का कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं था। अगर इंडियन डिस्कशन करना चाहते कि भाई आप एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंड करो, हमारा जो एग्रीकल्चर है उस पर ज्यादा स्पेंड करो, टैक्सेस को कम कर दो, जहां पर भी पैसे की बात आती थी तो दोस्तों अंग्रेज पीछे हट जाते थे। तो अंग्रेज कहते थे कि भाई इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन मत करो। अब मैंने आपको बताया कि एडिशनल मेंबर्स में जो नॉन ऑफिशियल होते हैं उसमें 3 लोग ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये जो मेंबर ऐड हुए थे 3, जिसमें आपके महाराजा ऑफ पटियाला थे, ये जो 3 मेंबर मैंने अभी आपको बताए, ये जो 3 मेंबर थे, राजा ऑफ बनारस है, महाराजा ऑफ पटियाला है और सर दिनकर राव, ये 3 मेंबर नॉमिनेट करता है कौन, वाइसरॉय। अब ये जो 3 मेंबर हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडिशनल मेंबर्स, ठीक है। क्या ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर ये पूछना चाहे कि भाई आप ये कानून क्यों बना रहे हो, आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, इसमें आप अगर चेंजेस कर, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो वो नहीं पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूल कौन कर रहा है इंडिया में, रूल कर रहा है वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन रूल कर रहा है, वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये रूल कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन की डिमांड थी कि भाई इसमें क्या करो, इसमें इंडियंस को भी शामिल करो। तो उन्होंने क्या किया, इसमें इंडियन को तो शामिल किया नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडिशनल मेंबर्स ले लिए। क्या ले लिए, एडिशनल मेंबर्स ले लिए। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इनकी 2 कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी बना दी ऑफिशियो यानी कि ऑफिशियल, और एक बना दी नॉन ऑफिशियो। अब ऑफिशियो में क्या होगा, सारे के सारे यूरोपियंस होते थे, जितने भी सिविल के मैटर्स थे, जितने भी मिलिट्री के मैटर्स थे, वो सारे के सारे ये मेंबर डील करते थे, यानी कि ऑफिशियो। नॉन ऑफिशियो में क्या किया
3 इंडियंस को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, नॉमिनेट कर लिया गया। लेकिन देखा जाए तो उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, वो सिर्फ नाम के मेंबर थे। ना तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कि भाई आप ये कानून क्यों बना रहे हो, और दूसरा फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी उनके माइंड में डाउट था, कुछ भी अगर वो पूछना चाहे, डिस्कशन करना चाहे, तो दोस्तों वहां पर डिस्कशन भी अलाउड नहीं था। तो यहां तक मैंने आपको ये बताया कि अंग्रेजों ने एक्ट तो ले आई, यानी कि 1858 के बाद 3 साल तो लगे, 1861 में वो एक्ट लेके आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अभी फिलहाल यहां तक मैंने आपको पढ़ाया, अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी यहां तक इंडियंस के लिए कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ बाकी चेंजेस होते हैं। अब इसके अलावा बाकी चेंजेस क्या होते हैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब चार्टर एक्ट पढ़ाया था 1833 का, तो मैंने आपको बताया था कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लॉ बनते थे लोकल इश्यू पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लॉ बनते थे लोकल इश्यू पे। लेकिन ये जो एक्ट आता है 1833 का, वो इनसे कानून बनाने की जो पावर है उसको वो छीन लेता है। लेकिन अब क्या है, अब आ गया है काउंसिल एक्ट, और काउंसिल एक्ट कौन सा है, 1861 है। अब काउंसिल एक्ट 1861 क्या पावर देता है कि अब ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इनको क्या किया जाएगा, इनको रिवाइव किया जाएगा। यानी कि लोकल इश्यू पे अगर ये चाहें तो अब ये कानून बना सकते हैं। तो अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हमने 1833 में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब समय आ चुका है उस गलती को सुधारने का। और उस गलती को कैसे सुधारेंगे, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको रिवाइव करके, मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको रिवाइव करके। इसको बोला जाता है दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में लीगल डिवोल्यूशन, या फिर आप ये बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी कि भाई जो लोकल प्रोविंस हैं, प्रेसिडेंसी है, उनको भी तो पावर दीजिए ना कानून बनाने की, क्योंकि वो लोकल मुद्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब लोकल मुद्दा क्या है, जैसे किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो वाइसरॉय का उससे क्या मतलब है भाई। जो वाइसरॉय है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में जो है, उसको क्या मतलब है किसी इंडियन के घर में पानी आ रहा नहीं आ रहा है, तो उसको कौन समझ सकता है। लोकल मुद्दों को वहां की जो प्रेसिडेंसी है वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए कानून बनाएगी, वो उसी एरिया में रहेगी। तो इसलिए अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि भाई इनको क्या करो, रिवाइव करो। दूसरी बात, अब इसके अलावा 3 नई लेजिस्लेटिव बॉडीज बना दी गई, जिनको क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 3 कौन कौन सी थी, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो 3 ये नई लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई। तो कुल मिला के क्या है, ये भी 3 नई बॉडी बना दी गई और इनको क्या कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया। तो अब उनकी बात, उनको एक चीज पता चल गई कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब कुछ ना कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कानून कौन बना रहा था, कानून बना रहा था वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले होते थे 5 मेंबर। अब ये 5 मेंबर क्या क्या संभालेंगे, एक संभालेगा होम, एक संभालेगा मिलिट्री अफेयर्स, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, और जो छठा मेंबर है उसको बाद में इंक्लूड कर लिया गया, जो संभालता था पब्लिक वर्क को। इसको ऐड किया गया था 1874 में। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, नो इंडियन। तो इंडियन थे कहां, वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं थे। यहां पर जो इंडियन थे, जो 3 नॉमिनेट किए गए थे वाइसरॉय से, वो थे एडिशनल मेंबर। वो क्या थे, एडिशनल मेंबर थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। 1892 काउंसिल एक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो वाइसरॉय है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस अलाउड नहीं है। इंडियंस कहां पे अलाउड है, एडिशनल मेंबर्स में, और उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। कौन नॉमिनेट करेगा, वाइसरॉय, 3 मेंबर होंगे। ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया। अब देखो ये यहां पे मैंने बात की थी 1861 की। अब 30 साल के बाद दूसरा एक्ट आता है, वो आता है 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। अब इसके बीच में क्या आता है, 1885। 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं अब वो सारे के सारे क्या हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं।
यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, भाई अब आप जो बात कहना चाहते हैं, अब पार्टी एक बात कहेगी। पहले क्या था, इंडिविजुअली लोग अपनी अपनी बात रखते थे, लेकिन अब क्या है, पार्टी बन गई है, तो पार्टी जो बात कहेगी वो अंग्रेजों को माननी पड़ेगी। अब इनकी क्या है, कुछ डिमांड है। अब इनकी डिमांड क्या है, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो क्या करते थे, कानून बनाते थे। तो क्या इनमें कोई चेंज हुआ, इनमें किसी इंडियंस को ऐड किया गया, नहीं। पहले भी ये कितने थे, जैसे मैंने बताया था कि 6th मेंबर 1874 में ऐड किया गया था, तो 6 मेंबर पहले भी थे और अब भी कितने हैं दोस्तों, 6 मेंबर हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बनाएंगे कानून। अब इस कानून को बनाने में इंडियंस अलाउड नहीं थे, इंडियन उसका पार्ट नहीं थे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी डिमांड रखती है। वो क्या डिमांड रखती है कि भाई जो ऑफिशियल मेंबर हैं या ऑफिशियल मेंबर हैं उसमें तो आप इंडियन को लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जो ऑफिशियल मेंबर हैं वो सारे के सारे यूरोपियन हैं, वो डील करते हैं मिलिट्री अफेयर्स को, वो डील करते हैं सिविल अफेयर को, तो उनमें तो आप लेने से रहे। तो एक काम करो ना कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, कम से कम एक काम करो, उसमें इंडियंस के नंबर को बढ़ा दो, या जो एडिशनल मेंबर्स उनको बढ़ा दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी बात, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी बात मान लेते हैं। तो अब जो नंबर होंगे एडिशनल मेंबर्स, कम से कम कितने होंगे, 10 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 16 होंगे। दूसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती है कि भाई ये नॉमिनेट होके क्यों आ रहे हैं, इनको इलेक्शन से आने दो ना। तो क्या ऐसा हुआ, इनकी डिमांड थी दूसरी कि ये सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए। इस डिमांड को नहीं माना गया। अंग्रेज भाई बहुत चालू चीज थे, वो ऐसे थोड़ा ना मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये इलेक्टेड होने चाहिए, तो क्या ये इलेक्शन से आए, नहीं, अभी भी ये नॉमिनेशन से आते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना ये हो गया कि जो ऑफिशियल वाले होंगे वो तो भाई उससे आएंगे। कौन नॉमिनेट करेगा, वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा। हाँ, नॉन ऑफिशियल को आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से नॉमिनेट करा सकते हो, ये चल जाएगा। लेकिन वाइसरॉय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाई ये इलेक्शन से आ जाए, नहीं। जो उसके खास बंदे थे उनको वो रखता था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैटर है शुड बी डिस्कस। हाँ, ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल जो मैटर है उन पे डिस्कशन अलाउड हो गया, लेकिन उन पे वोटिंग अलाउड नहीं है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो आज की डेट में वोटिंग हो सकती है, लेकिन पहले क्या था, वोटिंग अलाउड नहीं थी। इसके अलावा एक और बात है, अगर मान लीजिए किसी के पास, किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कोई डिपार्टमेंट है, कोई मिनिस्ट्री है, अगर उससे कोई भी उसकी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 6 दिन का क्या करना होगा, नोटिस देना होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस यहां पे हुए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ डिमांड रखी, कुछ मानी और कुछ नहीं मानी। इसके अलावा देखिए, अब जो नेक्स्ट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या कोई चेंज होता है? जी हां, अगर मैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करता हूं तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, और अब वो क्या होंगे, अब वो इलेक्ट होके आएंगे। कौन कौन इलेक्ट करेगा, यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, जमींदार और चैंबर ऑफ कॉमर्स। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे यहां पे इलेक्ट करेंगे, और एडिशनल मेंबर्स के नंबर्स को बढ़ा दिया गया। तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आपको पढ़ाया है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं अपने लास्ट काउंसिल एक्ट, क्योंकि 3 थे काउंसिल एक्ट। एक 1861 मैंने आपको पढ़ा दिया, 1892 पढ़ा दिया। अब हम यहां पे बात करना चाहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में। और ये जो काउंसिल एक्ट है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। 1909 के एक्ट को पढ़ने से पहले कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं, इससे 2 या 3 साल पहले, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1906 में क्या होता है, लिबरल पार्टी पावर में आ जाती है। कहां पे, ब्रिटेन में। ऐसा माना जाता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम देने वाली है, किसको, इंडिया को। इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी साल क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है मुस्लिम लीग की, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कहाँ पे, इंडिया में। तो ब्रिटेन में लिबरल पार्टी आ जाती है और इंडिया में क्या होता है, मुस्लिम लीग बन जाती है। अब देखिए, मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड थी, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग क्या डिमांड करती है, मुस्लिम लीग डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोविंस है और इस प्रोविंस में टोटल जो लोग वहां पे रहते हैं वो कितने हैं, 100 है। अब इन 100 में से 65 पीपल क्या हैं, वो बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। मान लीजिए 15 जो हैं वो बिलोंग करते हैं हिंदू को। ठीक है, कितने हो गए, 70 80, यानी कि 20 बच गए। तो 20 हमारे पास क्या है, अदर है, वो अदर रिलीजन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं।
तो मुस्लिम लीग का कहना ये था कि भाई इस प्रोविंस में क्या है, मेजोरिटी यहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, यानी कि इस एरिया में जो पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो क्या होगा, मुस्लिम होगा। और वोट भी कौन देंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देंगे, ये कहना किसका था, मुस्लिम लीग का। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने एक डिमांड और रखी, इन्होंने कहा कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 2 इंडियन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 इंडियन। और उस 2 इंडियन में से एक क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, और बाकी जो एक रह गया वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम होना चाहिए। ये डिमांड किसकी थी, मुस्लिम लीग की। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसका जो दूसरा नाम है, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मुरले साहब थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और मिंटो साहब क्या थे, वाइसरॉय थे। अगर मैं यहां पे बात करूं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट की, क्या कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज होता है, नहीं होता है। इंडिया में अभी भी जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो किसकी है, वाइसरॉय की है। यानी कि कानून कौन बनाएगा, कानून बनाया जाएगा वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। अभी फिलहाल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। इसके अलावा एक पर्सन और है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो पर्सन है ये कहां पे बैठेगा, ये बैठेगा ब्रिटेन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां पर रहेगा, ब्रिटेन में रहेगा। और जो वाइसरॉय है वो कहां पे रहेगा, वो रहेगा इंडिया में। फाइन। तो कंट्रोल में कोई भी चेंज नहीं है, जो हमने 1892 के एक्ट में डिस्कस किया था वही एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 1892 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कानून कौन बनाता है, कानून बनाया जाता है वाइसरॉय और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके द्वारा बनाया जाएगा। अब इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। अब इन 6 मेंबर के पास कौन कौन से पोर्टफोलियो होंगे, होम मिनिस्ट्री होगी या होम अफेयर्स बोल सकते हैं, मिलिट्री होगा, लॉ होगा, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क। लेकिन अभी भी फिलहाल यहां पर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, नो इंडियन। सारे के सारे जो मेंबर हैं वो क्या है, यूरोपियन है। तो अब क्या हुआ, अब डिमांड उठनी स्टार्ट हुई कि एटलीस्ट जो लो मेंबर होना चाहिए सॉरी, एटलीस्ट जो लो मेंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। तो डिमांड उठ रही है कि कम से कम जो एक मेंबर है एटलीस्ट जो कानून बनाएगा वो कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए इंडियन। और उसके पास ऑब्वियसली अगर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बन जाता है तो उसके पास क्या आ जाएंगे, वोटिंग राइट भी आ जाएंगे। अब 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, अब इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत छोटा सा चेंज होता है। और वो चेंज ये होता है कि ये जो लो मेंबर है अब ये इंडियन होगा, यूरोपियन नहीं होगा। तो एक जो लो मेंबर है वो कौन होगा, इंडियन होगा। तो पहले जो लो मेंबर बने थे वो कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। अब जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि भाई मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि कम से कम 2 मेंबर क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेंबर बनाया और वो मुस्लिम नहीं था। हालांकि इसके बाद जो दूसरी बार नॉमिनेट होके आता है लो मेंबर वो मुस्लिम होता है। फाइन। अब देखिए, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ाया था तो उस समय पे हम ये चीजें पहले डिस्कस कर चुके थे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इस पोस्ट का नाम बदल के अब क्या हो गया है, वाइसरॉय हो गया है। अब इंडिया में कानून कौन बनाएगा, वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। लेकिन 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद फॉर्मेशन होने के बाद ये कुछ डिमांड रखते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप वाइसरॉय को बोलते हैं कि आप ऑफिशियल मेंबर में तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, कम से कम जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें एक काम करो, जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी संख्या को क्या कर दो, बढ़ा दो। ऐसा होता भी है। यानी कि जो एक्ट है 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, अब इसमें क्या होता है, एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, मिनिमम कितने मेंबर होंगे, अब मिनिमम मेंबर होंगे 16 और मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, मैक्सिमम मेंबर होंगे 60। यानी कि अब यहां पर भी मेंबर बढ़ गए हैं। दूसरा क्या है कि ये जो एडिशनल मेंबर हैं ये इलेक्शन से आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये कहां से आते हैं, नॉमिनेशन से आते हैं। अभी भी इलेक्शन से, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं। इनमें से कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं वाइसरॉय के द्वारा और कुछ बाकी इंस्टीट्यूशन से नॉमिनेट होकर आते हैं। इसके अलावा ये बात भी कही गई थी कि फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस किया जाए। अब यहां पे क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैटर डिस्कस भी होते हैं, इनफैक्ट उन पर वोटिंग भी होती है। डिस्कशन के साथ साथ क्या होता है, वोटिंग भी होती है। तो फाइनेंस बिल पे वोटिंग भी अब क्या है, अलाउड हो गई है। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से तो उनसे भी मेंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज होते हैं, तो 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को क्रिएट किया जाता है। ये कौन कौन सी हैं? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, बर्मा, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। तो ये हमने कुछ चेंजेस देखे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कौन कौन से चेंजेस थे और सेंट्रल लेवल में कौन कौन से चेंजेस थे। अब आइए, अब मैंने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट लिए हैं। अगर आपको मेंस के पेपर में लिखना हो तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप मेंस के पेपर में लिख सकें, क्योंकि ये जो एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर क्या होगा? इंडियन होगा। धीरे धीरे ये बढ़ के आगे 3 हो जाएंगे। तो ये मैं कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, इनको मैं पढ़ देता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 was an important constitutional reform passed by the British Parliament। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। टू एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट। अब इंडियंस की डिमांड क्या थी कि देखिए, आप हमारे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, अब आपको इंडियंस के कल्चर के बारे में नहीं पता है, तो आप एक काम कीजिए ना, इनके इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, आम लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में नहीं पता है, तो आप इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनके नंबर्स को क्या कीजिए? इंक्रीज कीजिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? द एक्ट एक्सपेंडेड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखा जाए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके खिलाफ थे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो सीटें होंगी वो क्या हो जाएंगी? रिजर्व हो जाएंगी। कुछ सीटें सिख के लिए रिजर्व हो जाएंगी, कुछ मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार कौन से एक्ट की वजह से आया था? वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे, तो उनको पता था कि इंडिया में अगर हमें रूल करना है तो उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यही पॉइंट है। The act expanded the size of the legislative council and introduced the concept of communal representation, which means that seats were reserved for different religious community। तो सीटें जो हैं वो different religious community के लिए रिजर्व हो जाएंगी। हिंदू के लिए अलग होंगी, मुस्लिम्स के लिए अलग होंगी, सिख के लिए अलग होंगी। थर्ड पॉइंट, the act also provided for the appointment of Indians to the executive council of the viceroy, which was a significant step towards the Indian participation in the governance of a country। ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट बात करता है कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियन का क्या होना चाहिए? योगदान होना चाहिए। तो एक मेंबर जो लो मेंबर है वो अब यहाँ पे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट होगा। उसके बाद देखिए, हाउएवर द एक्ट डिड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट हु वांटेड कंप्लीट सेल्फ रूल। देखिए, और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल की नीति खेल रहे थे। अब इंडियंस को क्या चाहिए था? इंडियंस को चाहिए था सेल्फ रूल, यानी कि उनको ब्रिटिशर्स के अंदर काम नहीं करना था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सेल्फ रूल की तो बात की ही नहीं, उन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और इंट्रोड्यूस कर दिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे पहले ही नाराज थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्ट ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, social justice, economic development, which were crucial for the well-being of the Indian population। अब देखिए, अंग्रेज रहते थे यूरोप में, अब इंडियन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अब इंडियंस के जो मेन इशू थे वो क्या थे? इंडियंस को लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थे, सोशल जस्टिस चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए थी। तो इंडियन पॉपुलेशन की ये मेजर प्रॉब्लम थी, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो कहने का मतलब है, द एक्ट ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस इशू। इन इश्यूज को एड्रेस करने में, सोल्व करने में फेल हो जाता है ये एक्ट। लास्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स। इसको आने वाले सालों में अमेंड किया गया सब्सिक्वेंट ईयर्स में, बट इट रिमेन ए लिमिटेड एंड अनसेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ रिफॉर्म दैट डिड नॉट गो फार एनफ इन एड्रेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल। भाई, इंडियन पीपल के एस्पिरेशंस क्या थे? इंडियन पीपल के एस्पिरेशन थे सेल्फ रूल, उनको चाहिए आज़ादी। तो इसके बाद भी जो एक्ट आते हैं उनमें भी इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने यहाँ पे जितने भी काउंसिल एक्ट थे, हमने यहाँ पे 1861, 1892 और ये जो लास्ट था 1909, इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस करने से पहले, इससे पहले जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं उनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। 1914 की बात है जब वर्ल्ड वार वन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये जो वर्ल्ड वार वन है ये कब खत्म हो जाता है, ये आपका खत्म हो जाता है 1918 में। यानी कि वर्ल्ड वार वन 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इससे पहले इंडिया ने सोचा था कि भाई जब ये वर्ल्ड वार वन खत्म हो जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, मान लेगी। अब इस रिफॉर्म्स, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मोंटेगो साहब कौन थे, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कैम्सफोर्ड साहब कौन थे, ये वाइसरॉय थे। ये वही पोस्ट है जो पहले क्या हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करती थी। बाद में इस पोस्ट को बदल के क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। और आज की डेट में ये जो वाइसरॉय की पोस्ट है ये क्या कहलाती है, प्रेसिडेंट कहलाती है। अब ये जो मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि एक चुनी हुई सरकार, जिसको जब आप चाहें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करके क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार सिर्फ आपके लिए काम करेगी। जब आप चाहेंगे ये चुन के आएंगे, जब आप चाहेंगे तो आप इनको सरकार से हटा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब इससे पहले 1919 से पहले भी कुछ डिमांड रखी गई थी। अब वो डिमांड क्लियर नहीं थी। अब दो पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आ रही थी, एक मुस्लिम लीग आ रही थी सामने और एक हमारे पास आ रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब होती है, 1885 में, 1885 में। और जिन्ना साहब की जो मुस्लिम लीग है उसकी फॉर्मेशन कब हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन होती है 1906 में। अब ये दो पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आ रही थी, तो ये दोनों क्या करती हैं, दोनों मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में जो भी डिमांड है उनको क्या कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट कहा जाता है 1916। यानी कि अब दोनों की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी और जिन्ना साहब की जो मुस्लिम लीग है उनकी क्या है, कुछ डिमांड है। अब वो डिमांड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। द लखनऊ पैक्ट, कभी कभी आपकी हिस्ट्री में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट क्या था। लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था, वाज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट ए ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है, इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी होंगे और इसमें INC के मेंबर भी होंगे। ऑफ बोथ दी पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। दो दी पैक्ट द टू पार्टीज एग्री टू अलाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। किसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी की। कहां पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे क्यों नहीं बात करें, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे कौन है भाई, सेंट्रल लेवल पे तो वाइसरॉय है। अब भाई ब्रिटिश की सरकार है, अब सेंट्रल लेवल पे ऐसा तो है ना कि भाई वाइसरॉय इंडियन होगा। वाइसरॉय तो क्यों, कौन होता है, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में वो वाइसरॉय होगा। तो इंडिया में कौन कानून बना रहा था, वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रही थी। तो कम से कम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडियंस के नंबर को बढ़ा सकते हैं। और वो भी कैसे बढ़ेंगे, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा वो बढ़ेगा रिलीजियस माइनॉरिटी। जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है अब वहां पे बढ़ा दी जाएगी। फाइन। तो ये कहां पे डिस्कस होता है, ये होता है 1916 में लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अच्छा, उससे पहले देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लॉ कौन बनाता है इंडिया में, लॉ बनाया जाएगा इंडिया में वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर। एक होम अफेयर संभालेगा, एक मिलिट्री, एक लॉ, एक रेवेन्यू, एक फाइनेंस और एक पब्लिक वर्क संभालेगा। अब इसमें जो पॉजिटिव चेंज हुआ था, वो पॉजिटिव चेंज क्या हुआ था कि ये जो लॉ मेंबर था, ये कौन था, इंडियन। ये कौन था, इंडियन। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक इंडियन आ चुका था। फाइन। अब देखिए, अब होता क्या है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। और वो बहुत बड़ा चेंज क्या होता है, अभी हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर आ रहा था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 3। यानी कि अब यहां पे 3 मेंबर होंगे। लो रहेगा आपके पास, फाइनेंस से भी जो मेंबर रहेंगे वो कहां से रहेंगे, वो इंडियन रहेंगे। तो 3 मेंबर्स को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एज इंडियंस जो होते हैं वो अब इसका पार्ट बनेंगे। कहने का मतलब ये है
कानून कौन बनाएगा? वाइसरॉय बनाएगा और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। लेकिन इन 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर होंगे, वो 3 मेंबर दोस्तों कौन होंगे? वो होंगे इंडियन। कौन होंगे? इंडियन। फाइन। नाउ अब देखिए, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, उससे आने से पहले जो इंडियन की डिमांड थी, उन डिमांड को क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। क्योंकि दोनों नहीं, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने दोनों मिलकर कुछ डिमांड रखी। एक डिमांड उनकी ये थी कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाओ। अब कितना कर दो? उनको कर दो 150, जिसमें से 75 क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए, और उसमें से जो 1/3 है वो क्या होने चाहिए? मुस्लिम होने चाहिए। हालांकि जो 1/3 वाली बात थी वो मान ली जाती है, और जो नंबर है एडिशनल मेंबर्स के, जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखिए, इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक बहुत बड़ा चेंज होता है, और अब यहां पे क्या होता है? बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखो, अगर मैं बाइकैमरलिज्म को 2 पार्ट में तोड़ना चाहूं तो मैं इसको तोड़ सकता हूं बाई कैमरा। देखो, बाई कैमरा का मतलब क्या होता है? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर का मतलब क्या है कि अब यहां पे 2 हाउस होंगे, एक हमारे पास अपर हाउस होगा, एक हमारे पास क्या होगा? लोअर हाउस होगा। तो जो लोअर हाउस होगा उसमें हमारे पास कितनी सीटें होंगी? 145 सीटें होंगी। जो अपर हाउस होगा उसमें कितनी सीटें होंगी? 60 सीटें हमारे पास होंगी। अब इसमें से भी कुछ मेंबर किससे आएंगे? इलेक्शन से आएंगे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड, और इसमें क्या होंगे? सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। सेम यहां पर भी होगा। ये जो अपर हाउस है इसमें से भी कुछ मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन से आएंगे, और कुछ मेंबर कहां से आएंगे? नॉमिनेशन से आएंगे। सम मेंबर विल कम फ्रॉम द नॉमिनेशन। तो यहां पे सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कोई चेंज होता है, यस। अब यहां पे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी जाती है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। अब ये डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यहां पर भी क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट। अब देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई? एक तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहां के जो गवर्नर थे और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कानून बनाते थे। तो क्या यहां पे अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सेंटर का भी कोई रोल रहेगा? जी हां, बिल्कुल रहेगा। कैसे रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। पहले के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैटर डिसाइड नहीं हो पा रहे थे कि किन मैटर पे सेंटर कानून बना सकता है, किन मैटर्स पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकता है। अब देखिए, अब सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। 47 सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल, 47 जो मैटर हैं, सब्जेक्ट हैं, वो कहां पे आते हैं? सेंट्रल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और 50 क्या हो जाते हैं? 50 हो जाते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? इन मैटर्स पे कौन कानून बना सकता है? वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाएगी। और ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारे पास आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक हमारे पास आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और एक हमारे पास आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स। एक हमारे पास आते हैं रिजर्व। अब देखो, चाहे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो या फिर रिजर्व सब्जेक्ट हो, दोनों में ही कौन इन्वॉल्व रहेगा? गवर्नर। यहां पर भी गवर्नर इन्वॉल्व रहेगा, और यहां पर भी कौन इन्वॉल्व रहेगा? गवर्नर इन्वॉल्व रहेगा। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे इसमें गवर्नर प्लस में इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। नाम से पता चल रहा है रिजर्व। रिजर्व का मतलब है गवर्नर और उसकी जो काउंसिल है वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। अब इस ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे गवर्नर तो रहेगा, क्योंकि भाई अभी किसके हैं? प्रोविंशियल मैटर्स हैं, तो यहां पे गवर्नर तो रहना है ही। गवर्नर के साथ साथ कौन रहेंगे? जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं वो भी रहेंगे। यहां पे क्या रहेंगे? इंडियन मिनिस्टर्स भी रहेंगे। तो ये दोस्तों यहां पे मतलब है किसका? आपका, तो ये यहां पे मतलब है किसका? डायरेक्टली का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बताया है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब देखो, इसमें कहा गया कि अब जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो सेंटर में भी और एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी कहां से आना चाहिए? इलेक्शन से आना चाहिए। ऐसा भी होता भी है। 1920 में क्या होते हैं? 1920 में इलेक्शन भी हो जाते हैं। फाइन। तो मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो कहां से आते हैं? इलेक्शन से आते हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूं। देखिए, अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो, जब मैंने आपको बाइकैमरलिज्म के बारे में बताया था, तो बाइकैमरलिज्म में अब अगर आप यहां पे देखोगे 145 सीटें कहां पे हैं? लोअर हाउस में। 60 सीटें कहां पे हैं? अपर हाउस में। तो ये कितनी सीटें होगी टोटल? 205, है ना।
और लखनऊ पैक्ट में ये लोग कितनी डिमांड कर रहे थे? ये लोग डिमांड कर रहे थे कितनी? ये लोग डिमांड कर रहे थे 150, लेकिन अब आप देखो 150 से ज्यादा सीटें यहां पे दे दी गई। इसके अलावा उनका कहना यह था, अब देखो ऐसा नहीं है, इसमें जो मैक्सिमम सीटें थी ना वो किसके लिए थी? इंडियंस के लिए थी। और इसके अलावा जो क्राइटेरिया था ना कि भाई 1/3 सीटें किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? मुस्लिम्स के लिए, ऐसा भी बिल्कुल मान लिया गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सजेशन थे सभी सजेशन को मान लिया गया। इसके अलावा देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंडिया में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो किसकी है? वो है वाइसरॉय की। और अगर मैं ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में जो बंदा बैठेगा वो कौन होगा? वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब देखो ये जो वाइसरॉय है ये इंडिया में रहता है, वाइसरॉय इंडिया में रहता है। अब यही कानून बनाता है वाइसरॉय, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये कहां पे रहता था? ब्रिटेन में। अब ये क्या करता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसको भाई सैलरी भी तो मिलेगी, ठीक है। अब इसको सैलरी कहां से मिलती थी? इसको सैलरी मिलती थी इंडियन फंड से। तो लखनऊ पैक्ट में एक बात और कही गई कि भाई ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ये रहता तो ब्रिटेन में है, और इसको आप सैलरी कहां से दे रहे हो? इसको आप सैलरी दे रहे हो इंडियन फंड से, तो भाई इसको बंद करो। तो ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि भाई ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ना, ये एक तरह से एजेंसी का काम कर रहा है, जैसे आज की डेट में एम्बेसी है ना उसकी तरह काम कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई इसको सैलरी ब्रिटेन से मिले तो हम एक काम कर देते हैं, इसकी सैलरी मिलेगी ब्रिटेन से। कहां से? इसकी जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी ब्रिटेन से। लेकिन हम एक काम करते हैं, अब जो एजेंसी का वर्क होगा, जो एम्बेसी का वर्क होगा, उसके लिए हम एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, और वो पोस्ट होगी हमारे पास हाई कमिश्नर। क्या होगी? हाई कमिश्नर। लेकिन ये जो हाई कमिश्नर है इसकी जो सैलरी होगी वो अभी भी इंडियन फंड से ही आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक्ट, इस एक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जिन्ना साहब की जो मुस्लिम लीग थी उसने जितनी भी बातें कही थी मैक्सिमम बातों को यहां पे मान लिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस एक्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। 1935 से पहले बहुत सारे इवेंट हुए होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 से लेके और 1935 के बीच में बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट हुए होंगे। उन इवेंट्स के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। अब मेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। ये सारे के सारे जो 8 पॉइंट है इनको मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, 10 साल के बाद हम एक और कमीशन लेके आएंगे, और वो कमीशन क्या करेगा, वो देखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कितनी प्रोग्रेस की। तो अगर मैं 1919 में 10 साल ऐड करता हूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1929 हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे, बहुत क्लेवर थे, तो उन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही एक कमीशन लेके आए, यानी कि नवंबर 1927 में वो एक कमीशन लेके आते हैं जिसको क्या कहा जाता है, साइमन कमीशन कहा जाता है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर इसको साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। आप सभी ने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन के नारे लगाए जा रहे थे कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि इसमें जितने भी मेंबर थे, यानी कि 7 जो मेंबर्स थे यहां पर, वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। अब मुझे बताओ, अब इंडिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात हो रही है, हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई जो भी आप रिपोर्ट लेके आना चाहते हैं, रिफॉर्म्स आना चाहते हैं, कम से कम उसमें इंडियंस तो होने चाहिए ना। जब इंडियंस नहीं होंगे तो वो किस तरह से अब इंडियंस की फीलिंग को, उनके एस्पिरेशंस को, आइडियल्स को समझ पाएंगे। इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाए। अब होता क्या है कि इस दौरान एक डिमांड उठती है कि भाई देखो, तुम हमेशा अपनी अपनी रिपोर्ट बनाते रहते हो। जैसे साइमन कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट बनाई, 1900 आया ये, इसने अपनी रिपोर्ट बनाई, ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम भी अपनी एक रिपोर्ट बना लो। तो होता क्या है, एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होती है, और एक मोतीलाल नेहरू भी अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमनली कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। एक रिपोर्ट होगी हमारे पास, ये नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा जिन्ना साहब भी आ चुके थे,
6 में आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना आ जाती है। तो 14 पॉइंट दिए थे जिन्ना साहब ने, अगर आपको याद हो तो जिन्ना साहब के 14 पॉइंट थे। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहां पे 3 रिपोर्ट होगी। एक रिपोर्ट किसकी होगी? साइमन कमीशन की। एक नेहरू रिपोर्ट होगी और एक होगी 14 पॉइंट किसके? जिन्ना साहब के। अब जिन्ना साहब आपको पता ही है वो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो, आप इंग्लैंड में आओ, हम एक काम करेंगे, हम ये तीनों रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, तीनों में जो जो बेस्ट होगा हम उसको निकाल लेंगे और हम क्या कर देंगे, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो पहली जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट कब पब्लिश होती है? मई 1930 में पहली रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये जो मैंने आपको 3 रिपोर्ट बताई ना, नेहरू रिपोर्ट और ये 14 पॉइंट जिन्ना के और साइमन कमीशन, इनको डिस्कस किया जाता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 3 बार कॉन्फ्रेंस होती है। कहां पे? ब्रिटेन में होती है 1930 से लेकर 1932 के बीच में। और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस का जो रिजल्ट होता है वो यही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका बैकग्राउंड तो पता चल गया कि भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया वो एक्चुअली में आया कैसे है। अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर आपको आगे की स्टोरी समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंट्रोल की बात कर लेते हैं। पहले हमने देखा था कि कंट्रोल किसके हाथ में था? वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में। वाइसरॉय कहां पे रहता था? वाइसरॉय रहता था इंडिया में। कानून कौन बनाता था? कानून बनाता था वाइसरॉय और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ अगर आपको याद हो तो इसके साथ एक काउंसिल होती थी और ये इंडियन मेंबर की काउंसिल होती थी, जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 15 मेंबर हुआ करते थे। अब देखते हैं कि यहां पर कुछ चेंज होता है या नहीं। यहां पर जो काउंसिल है उसका नाम बदल दिया जाता है और इसकी जगह पे नाम आ जाता है एडवाइजर। अब ये क्या कहलाएंगे? अब ये कहलाएंगे एडवाइजर। नंबर भी घटा दिए जाते हैं। पहले 15 मेंबर हुआ करते थे, अब कितने मेंबर होंगे? अब 6 मेंबर होंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, उस समय पे बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ना, ये बर्मा के लिए भी कहलाएगा और किसके लिए कहलाएगा? ये इंडिया के लिए भी कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कंट्रोल में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। पोस्ट के नाम बदल जाते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी जो नंबर्स है वो बदल जाते हैं, लेकिन कंट्रोल भी मेन तौर पे देखा जाए तो अभी भी वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में ही है। इसके बाद देखिए, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपको पता है कि इंडिया में कौन है? वाइसरॉय है। कानून कौन बना रहा है? वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रही है। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस और पब्लिक वर्क। और इन 6 में से अब 3 मेंबर कौन हुआ करते थे? इंडियन हुआ करते थे। तो इसमें कुछ चेंज होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अभी भी कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसमें 3 मेंबर कौन होंगे? इंडियन होंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बाइकैमरलिज्म बना दिया जाता है। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। बाई कैमरा का मतलब क्या होता है? 2 चैम्बर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 2 हाउसेस। क्या कह सकते हैं? 2 हाउसेस। तो एक हमारे पास क्या कहलाएगा? लोअर हाउस कहलाएगा, और एक हमारे पास क्या कहलाएगा? अपर हाउस कहलाएगा। तो पहले नंबर कितने थे? 145 लोअर हाउस में, और अपर में कितने थे? 60 थे। लोअर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, और अपर हाउस को क्या कहा जाता था? अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को क्या कहा जाता था? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट के आने के बाद क्या कोई चेंज हुए? जी हां, अब यहां पे सिग्निफिकेंट चेंज होता है। एक तो लोअर हाउस में जो नंबर्स थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब लोअर हाउस में कितने मेंबर्स आएंगे? 375, और अपर हाउस में कितने मेंबर आएंगे? 260। पहले क्या होता था, ये जो 145 और 60 होते थे, ये कहां से आते थे? ये ब्रिटिश इंडिया से आते थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट से नहीं आते थे। अब होगा क्या? अब इन 375 में से कुछ प्रिंसली स्टेट से आएंगे, कुछ ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। इसी तरह से अपर हाउस में भी ऐसा होगा, कुछ प्रिंसली स्टेट से आएंगे और कुछ कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। इतना क्लियर हो गया? यानी कि नंबर्स को अपर हाउस में और लोअर हाउस में बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है, और वो क्या होता है? नाम बदल दिया जाता है। किसका नाम बदल दिया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फेडरल असेंबली। क्लियर हो गया?
ये नाम कभी कभी स्टेट पीसेस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक हमारे पास सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे जिसपे सेंट्रल लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, और दूसरे हमारे पास थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जिसमें गवर्नर और उसकी काउंसिल कानून बना सकती थी। हालांकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसमें बताया था एक हमारे पास इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उनमें गवर्नर के साथ साथ कौन आते थे, इंडियन मिनिस्टर आ जाते थे। इतना क्लियर है। अब देखिए 1935 में क्या होता है, 1935 में एक नई लिस्ट ऐड कर दी जाती है, कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि इस पे सेंटर भी कानून बना सकता है और ये जो प्रोविंशियल है ये भी कानून बना सकते हैं। सेंट्रल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कौन कानून बनाएगा, वाइसरॉय। प्रोविंशियल का मतलब क्या है, गवर्नर कानून बनाएगा। और इसमें क्या होता है कंकरेंट में, दोनों ही यानी कि वाइसरॉय भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर बहुत सारे मैटर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो ना तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स में होंगे, ना ही कंकरेंट लिस्ट में होंगे, ना ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में होंगे। उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा रेजिडुअल मैटर्स या रेजिडुअल सब्जेक्ट्स कहा जाएगा। अच्छा, इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, इनके ऊपर कानून बनाएगा वाइसरॉय। क्योंकि इंडिया में अभी भी कानून बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो किसकी है, वाइसरॉय की है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की है। हालांकि इसमें एक छोटा सा चेंज और भी होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स का जो नाम है वो बदल दिया जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेडरल सब्जेक्ट्स। तो यहां पे मैंने बताया कि यहां पे जो मेन चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट में कहां पे, अच्छा इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूं। फेडरल सब्जेक्ट नाम तो बदल दिया, यहां पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स का नाम बदल के फेडरल सब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें भी हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक हमारे पास होते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखो एक बात तो साफ है कि यहां पे जो कानून बनाएंगे वो कौन रहेंगे, वाइसरॉय। यानी कि वाइसरॉय यहां पर भी रहेंगे और वाइसरॉय यहां पर भी रहेंगे। देखो रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब यह है कि यहां पे वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। अच्छा, सेंट्रल ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है इसमें क्या रहेगा, इसमें वाइसरॉय प्लस में इंडियन मिनिस्टर्स रहेंगे। कौन रहेंगे, इंडियन मिनिस्टर्स। क्लियर है। ये यहां पे एक हल्का सा चेंज होता है, यानी कि पहले आपने देखा होगा कि ये सब चीजें ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट आपको कहां पे देखने को मिलते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में देखने को मिलते थे। लेकिन अब ये कहां पर आ गए हैं, देखा जाए तो फेडरल लिस्ट में ये चीजें आ गई हैं। उसके बाद देखिए अब लास्ट में आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया था तो उसने डायरेक्टली को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल में। अब देखिए अब यहां पे क्या है, इसको ड्यूल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में खत्म कर दिया। अब यहां पे कानून कौन बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, अब यहां पे कानून कौन बनाएगा, जो लॉ बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स की हेल्प से। कौन बनाएंगे, इंडियन मिनिस्टर्स। क्लियर है। तो ये यहां पे एक मेजर चेंज होता है। तो मैंने आपको बता दिया सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंज है, नंबर बढ़ जाते हैं, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, प्रोविंशियल में हमारे पास क्या क्या चेंज होते हैं। तो सभी चेंजेस को मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने 8 पॉइंट यहां पे लिखे हैं किसके लिए, मेंस के लिए। तो वो आठों के आठों जो पॉइंट हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको 8 पॉइंट स्टार्टिंग में लिखवाए हुए हैं। तो उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए अब पहला जो पॉइंट है वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था, हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी। वाज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई अपर हाउस में सीटें बढ़ जाती हैं, लोअर हाउस में सीटें बढ़ जाती हैं। अब इलेक्शंस और नॉमिनेशन कहां से होंगे, प्रिंसली स्टेट से भी होंगे और ब्रिटिश इंडिया से भी होंगे। इन इंडिया दैट रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिप्लेस करने के लिए एक नया एक्ट लेके आया जाता है, उसको बोलते हैं 1935 एक्ट। सेकंड, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल सिस्टम। देखो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम का मतलब है कि सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास कुछ मुद्दे हैं जिन पे वो कानून बनाएंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया
विद द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज इट्स यूनिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट, द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायरकी which divided the power of government between the central and provincial government। जैसे मैंने बताया, सेंटर के पास कुछ मुद्दे हैं वो कानून बना सकते हैं, स्टेट के पास कुछ मुद्दे हैं वो कानून बना सकते हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट एंड ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। देखो 1935 की वजह से क्या होता है, एक फेडरल कोर्ट बन जाता है, ठीक है, और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारे पास आ जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्ट अलाउड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट होगा किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेट पीसेस में आस्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा ये तो मैंने आपको कराई दिया, नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है, जो क्या करेगा, जो रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट को। अभी देखिए, अभी एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। उसी तरह से 1935 का जब एक्ट आया था, तो वो एक्ट आने के बाद क्या हुआ था, एक पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया था। 7 पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये हो गया। द एक्ट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हु सो इट एज ए स्टेप टुवर्ड कॉन्टिन्यूड ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। देखो, अब अगर देखा जाए तो ये जो चेंजेस हुए थे, इन चेंजेस से जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा था कि ये जो चेंजेस हैं ये ब्रिटिश के हक में जा रहे हैं। एक्चुअली में ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि हम सरकार तो बनाएंगे इंडिया में, इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश क्राउन का। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द एक्ट वाज इवेंचुअली रिप्लेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसको बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच ग्रांटेड इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा। देखो, कुल मिला के जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। काफी सारे देखो धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। अब अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी सीटें बढ़ रही हैं, और ये जो नेक्स्ट एक्ट होगा उसके बाद हमें क्या होगा, आजादी मिल जाएगी। जैसे एक्ट आएगा हमें आजादी मिल जाएगी। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट के बारे में। आइए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, दैट इज द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, और वो पास कब होता है, वो होता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 18, 1947। तो इस दिन क्या होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है। कहां पे, इंडिया में नहीं, कहां पे पास होता है, ये पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसको याद रखिएगा, ये आपका पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखिए, अगर आज की डेट में अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में बताना चाहूं, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो आप उसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो मान लो आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया लोकसभा में, पास हो गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया, पास हो गया। तो वो जो बिल है वो एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट साहब क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। इसी तरह से क्या होगा उस समय पे, यानी कि 1947 में 18 जुलाई 1947 को वो फाइनली कहां से पास हो जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो जाता है। लेकिन ये फोर्स में कब आता है, ये आपका फोर्स में आता है 15 अगस्त 1947 को। कब आता है, 15 अगस्त 1947 को। अब इस 15 अगस्त के पीछे भी एक कहानी है। जैसे मैंने आपको 26 जनवरी के पीछे एक स्टोरी सुनाई थी ना, इसी तरह से ही 15 अगस्त के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, अब मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें मेंस में, तो मैंने यहाँ पे आपको 8-9 पॉइंट लिख के दिए स्लाइड में, तो वो मैं एक बार पढ़ता जाऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जाएंगे उनको मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। उसके बाद देखिए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 सेपरेट कंट्रीज। एक रहेगा इंडिया और एक है हमारे पास पाकिस्तान। अब यहाँ पे 2 कंट्री बन जाती हैं, एक हमारे पास पाकिस्तान है, एक हमारे पास क्या है, इंडिया है। उस समय पे जब पार्टीशन हुआ था तो वाइसरॉय कौन बना दिए गए थे, उस समय पे वाइसरॉय थे माउंटबेटन। अब माउंटबेटन साहब ने क्लिफ साहब को, रेड क्लिफ जो बाउंड्री लाइन है वो रेड क्लिफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रेड क्लिफ साहब को माउंटबेटन साहब ने काम दिया था
कि भाई हम अब पार्टीशन करने जा रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का, 2 कंट्री है, और आपको क्या करना है, आपको इस तरह से मैप बनाना है कि वो देखने से ब्यूटीफुल लगे। अब जो क्लिप साहब थे उनके पास इतना टाइम था नहीं कि वो फिजिकली जाके बाउंड्री देखें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठे बैठे कमरे के अंदर बैठे बैठे डिवाइड कर दिया 2 नेशंस को। और इनफैक्ट उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी हुआ है कि मैंने 2 कंट्री नहीं बल्कि 2 भाइयों को, ब्रदर सिस्टर को मैंने डिवाइड किया है, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा रेडक्लिफ साहब ने अपनी किताब में लिखा। अब देखिए उस समय पे एक बन जाता है वेस्ट पाकिस्तान, एक बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान। ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये आज की डेट में क्या कहलाता है, पाकिस्तान। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ये ईस्ट पाकिस्तान कहां गया, ईस्ट पाकिस्तान अभी भी है, बस इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, बांग्लादेश। क्या हो गया है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की भी एक कहानी है, इसको मैं अलग से वीडियो में आपको डिस्कस करा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट 2 कंट्री के पार्टीशन कर देता है, एक पाकिस्तान बन जाता है और एक क्या बन जाता है, इंडिया। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो एक्ट है ये 18 जुलाई 1947 को पास हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन ये फोर्स में कब आता है, इफेक्ट में कब आता है। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। ये 15 अगस्त 1947 में इफेक्ट में आता है। अब मैंने बताया था पास हो गया था 18 जुलाई को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है, 15 अगस्त को। इसके पीछे की कहानी क्या है, माउंटबेटन साहब ये कहते हैं कि 15 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इस दिन जो जापान की सेना थी उसने क्या कर दिए थे, अपने हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था। इसलिए माउंटबेटन साहब ने कहा कि भाई ये जो एक्ट लागू होगा ना, ये किस दिन से लागू होगा, ये लागू होगा आपका 15 अगस्त 1947 से। इसीलिए ब्रिटिश के पार्लियामेंट में तो पहले पास हो गया था 18 जुलाई को, लेकिन इसको लागू किया गया कब, 15 अगस्त 1947। मतलब अब हम पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। उसके बाद देखिए, द एक्ट प्रोवाइडेड for the creation of 2 dominion India and Pakistan with their own constitution and government। देखिए कभी कभी आपको बहुत सारे पॉलिटी के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डोमिनियन, मेंस के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, प्रीलिम्स के पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है। देखो डोमिनियन का मतलब क्या है, अब इंडिया एक डोमिनियन बनने जा रहा है, पाकिस्तान भी डोमिनियन बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वो कंट्री होती है जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अपनी क्या होती है, सरकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट, द एक्ट गिव द इंडियन प्रिंसली स्टेट। ये काफी इंपोर्टेंट है। द एक्ट गिव द इंडियन प्रिंसली स्टेट द ऑप्शन टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। देखो आजादी से पहले इंडिया में कितनी रियासतें थी, 563। ठीक है, अब इन 563 में से जो 560 हैं वो किसके साथ आ जाती हैं, वो कहते हैं भाई हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। अब ये जो माउंटबेटन साहब का प्लान था ना, ये प्लान क्या कहता है, भाई जो प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं इंडिया का पार्ट बन जाओ, पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, और अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 563 जो रियासतें थी उसमें से 560 तो किसके साथ चली जाती हैं, इंडिया के साथ। अब 3 नहीं जाते हैं। अब 3 कौन कौन नहीं जाते हैं, एक हैदराबाद नहीं जाता है, हैदराबाद, एक आपका जूनागढ़ नहीं जाता है, और एक आपका जो थर्ड है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब तीनों की कहानी है। सबसे पहले मैं कहानी स्टार्ट करता हूं हैदराबाद की। हैदराबाद की कहानी क्या है, अब हैदराबाद का जो निजाम होता है वो कहता है भाई मैं ना तो इंडिया में मिलूंगा ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। एक्चुअली में निजाम साहब के पास पैसा बहुत ज्यादा था। आप देखोगे जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उनमें से अगर कोई सबसे अमीर था तो वो हैदराबाद के निजाम साहब थे। इनके पास अपनी आर्मी भी थी, तो इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई अगर इंडिया की आर्मी आएगी उससे भी निपट लूंगा, पाकिस्तान की आर्मी आएगी उससे भी हम क्या करेंगे, निपट लेंगे। तो 15 अगस्त के बाद क्या होता है, नेहरू साहब बोलते हैं पटेल साहब को कि भाई पटेल साहब अब आप हैदराबाद को संभालो। तो ये एक ट्रीटी हो जाती है इन दोनों के बीच में, सेना भेज दी जाती है हैदराबाद में कि भाई अगर आप फाइट ही करना चाहते हो तो हम अपनी सेना लेके आ जाते हैं और 2-2 हाथ कर लेंगे। हालांकि इतनी ज्यादा नौबत नहीं आती है, वो ट्रीटी साइन हो जाती है। तो हैदराबाद क्या है, इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में रूलर मुसलमान है लेकिन मैक्सिमम क्या है, हिंदू है। अच्छा जूनागढ़ में क्या होता है, जूनागढ़ में भी सेम है, यहां पे भी जो रूलर है वो मुस्लिम है और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हिंदू है। अब जूनागढ़ का जो हेड था, जो राजा था, जो यहाँ इस प्रिंसली स्टेट का जो हेड था, वो क्या करता है, पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिलने जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हिंदू थी। अब वो वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और इंडियन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मौका होता है कि भाई हम एक काम करते हैं, अब प्लेबीसाइड करा देते हैं। प्लेबीसाइड का मतलब क्या है, वहां पे वोटिंग हो गई
कि भी आप बताओ, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं? तो उस समय पे जूनागढ़ की 99.9% जनता ने इंडिया के फेवर में वोट किया कि भाई हम तो इंडिया का हिस्सा बनने चाह रहे हैं। क्यों पाकिस्तान क्यों बना था? जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों रखी थी? क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमानों के लिए सेपरेट देश होगा। अब इसमें जूनागढ़ में क्या है, मैक्सिमम हिंदू है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, जूनागढ़ में मिल गया। अब स्टोरी रह जाती है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर की स्टोरी क्या है? अब यहां पे राजा क्या है, हिंदू है, हिंदू रूलर, लेकिन मेजोरिटी यहां पे क्या है, मुस्लिम है। अब ये भी कहता है ना तो मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा ना मैं पाकिस्तान का पार्ट बनूंगा। अब 15 अगस्त 1947 के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है अब वो इंडिया में एंट्री मार लेती है। कहां से? कश्मीर से। तो आप ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये जो आप यहां पे हिस्सा देख रहे हो, ये पहले कश्मीर था, लेकिन इतने हिस्से पे क्या होता है, यहां इतने हिस्से तक पाकिस्तान की आर्मी एंटर कर चुकी होती है। तो उसके बाद राजा हरि सिंह क्या करते हैं, नेहरू साहब के साथ साइन वाइन करते हैं कि भी आप हमें बचा लो, हम इंडिया का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो जो भी साइन होता है, ट्रीटी व्रीटी होती है। तो इस समय तक पाकिस्तान इतने अंदर आ चुकी थी, तो इसी हिस्से को क्या बोला जाता है, POK बोला जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो बाकी रियासतें हैं वो भी क्या हुआ, इंडिया का पार्ट बन गई। तो यही मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद देखिए, द एक्ट ग्रांटेड इंडियन सिटीजन्स द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा कांग्रेस की सरकार ही रहेगी या बीजेपी की सरकार रहेगी या किसी और पार्टी की सरकार रहेगी, ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में कैसे है, इलेक्शन अब दे दिए गए हैं, यानी कि इलेक्शन में जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं, जो पार्टी आपके लिए काम करेगी उसको आप वोट दो, वो सत्ता में आएगी, वो आपके लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि इसका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप मेंस के पेपर में लिख पाओ या प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसा होता है, मैच द फॉलोइंग में, या फिर आप बताइए इनमें से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। देखिए, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बहुत सारे जो एसेट होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, वो डिवाइड कर दी जाते हैं किसके बीच में, इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एक्ट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल है इंडिया से वो खत्म हो जाएगा। एंड पेव द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। अब इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। इनके वर्ड्स को मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो प्रियम्बल में मैं पूरा एक एक लेक्चर डेडिकेट करूंगा डेमोक्रेसी के लिए, पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करूंगा रिपब्लिक के लिए। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट नॉमिनेटेड, वो इलेक्टेड होके आएगा। जैसे प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या होके आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिमेन ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज हिस्ट्री एंड इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन अगस्त 15। तो ये जो दिन है 15 अगस्त का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दिन हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 भी पढ़ा दिया है और मैंने अब यहाँ पे पार्ट 2 भी करा दिया है। तो तकरीबन ये 14-15 जो एक्ट हैं कुल मिला के सारे मैंने एक्ट यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिएगा। आपको मेरी दोस्ती की कसम। थैंक यू सो मच।